हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। आज डेट है 21 जुलाई 2025। ठीक है। और ये हमारी ऑब्जर्व ओनली की कम्युनिटी है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के अंदर आप जब चैनल को सर्च करोगे वहाँ पे ऑब्जर्व ओनली आ जाएगा। नहीं आया तो आप मुझसे लिंक ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमने आज सुबह 4 क्वेश्चन अपलोड किए गए थे जिनका अब हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन का ये मतलब होता है कि पहले तो पूरा क्वेश्चन को समझते हैं हम सबसे पहले, फिर क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको समझते हैं, प्लस उसके अलावा जो और भी ऑप्शन होते हैं उनको भी समझते हैं कि आज क्वेश्चन यहाँ से पुट हुआ है, कल को अगर हिस्टोग्राम से आ जाए तब भी पता होना चाहिए, सिस्मोस्कोप से आ जाए, बैरोमीटर से आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की सारी चीज़ों को समझें। सवाल क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सीस्मिक वेव्स कमिंग फ्रॉम द रिमोट प्लेसेस। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? भूकंपीय तरंगों को कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। ठीक है। थोड़ा थोड़ा साथ में इंग्लिश के टर्म्स को भी समझते जाना। आने वाले टाइम पे ज्यादातर बड़े बड़े एग्जाम ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में होते हैं। ठीक है। अगर आप सीयूटी पीजी वगैरह अप्लाई करोगे तो वो इंग्लिश मीडियम में होती है। आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। तो खुद को प्लीज बांधना नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है। साथ में मैं इसीलिए डाल रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, बट स्टिल इंग्लिश इसलिए डाली जाती है कि आपको एटलीस्ट धीमे धीमे नाम से थोड़ा सा फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगे आप। रिमोट प्लेसेस का मतलब होता है, रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, दूर की चीजों का, और प्लेस होती है स्थान। ठीक है। अब हिंदी में समझिए, दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो हमें पता है कि जो भी भूकंपीय तरंगें आती हैं उनको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये चीज़ तो आई गेस बेसिक है, आप सबको पता होगी। लेकिन अगर मुझे आप बताइए, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हिस्टोग्राम की जगह सिस्मोग्राम आ गया होता तो आप क्या करते? सिस्मोग्राम क्या होता है? तो देखो, एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। आई गेस शायद आपके लिए सिस्मोग्राम नया शब्द होगा, तो इसको जरूर समझिएगा। ठीक है। सिस्मोग्राम को समझने के लिए हमें पहले सिस्मोग्राफ को समझना होगा। सिस्मोग्राफ क्या होता है ये चीज़ देखिए। ठीक है। जैसे ये आप खड़े हैं यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है। और आपसे 4 किलोमीटर दूर से क्या आ रही है? भूकंपीय तरंगे आ रही है। इधर आपके 5 किलोमीटर दूर से क्या आ रही है? आपके पास भूकंपीय तरंगे आ रही है। यहाँ से आपके पास 10 किलोमीटर दूर से भूकंपीय तरंगे आ रही है। और ये आपके 1 किलोमीटर दूर से भूकंपीय तरंगे आ रही है। ठीक है। इन सबको आपने माप लिया, तो इससे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या कहलाएगा? सिस्मोग्राफ कहलाएगा। या फिर ये जो यंत्र होगा ये भी क्या होगा? आपका सिस्मोग्राफ यंत्र होगा। लेकिन अब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े, ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 मिनट के अंदर किरणें जो तरंगे आई वो आपने ली और फिर आप यहाँ से निकल गए, ऐसा तो होगा नहीं। आप यहाँ पे अगर तरंगे आ रही है तो आप लगातार यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो जब दूर से आने वाली तरंगों को हम निरंतर नोट करते रहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भूकंप का एक निरंतर लिखित अभिलेख, ठीक है ना, या रिकॉर्ड कह सकते हैं। जब भूकंप की तरंगों का आप एक प्रॉपर निरंतर लगातार कंटिन्यूअस रिकॉर्ड बना रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? फिर उसको सिस्मोग्राम बोला जाता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा देखो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बट पता होना चाहिए, और बहुत हेयरलाइन सा डिफरेंस है। फिर से एक बार बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्या बोला है हमने? सिस्मोग्राफ का मतलब होता है, सिस्मोग्राफ का मतलब है कि आप एक जगह पे गए, आपके आसपास से खूब सारी भूकंपीय तरंगे आई, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो हो गया सिस्मोग्राफ। लेकिन आप उस जगह पे खड़े रह रहे हो लगातार लंबे टाइम तक और कंटिन्यूअसली उन चीज़ों का रिकॉर्ड ले रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राम बोलेंगे। तो यहाँ पे तो आंसर सिस्मोग्राफ है, बट आपको सिस्मोग्राम के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है। नहीं समझ में आए तो 2 बार फिर से सुन लेना। लेकिन सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ के अंदर डिफरेंस प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस वेयर सीस्मिक वेव्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बेसिक है। ठीक है। हमें ये पूछा जा रहा है कि ये अगर पृथ्वी है और यहाँ से अगर भूकंप आया है तो ये भूकंप सबसे पहली बार कहाँ पे आएगा? इस सतह के इस वाले बिंदु पे यहाँ पे टच करेगा। अगर मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ये ए बिंदु पे सबसे पहली बार सतह पे महसूस होगा। इस महसूस होने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिसे हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? ध्यान रखना, सतह पर पूछा है, सतह पर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सरफेस पे पूछ रहा है तब तो है एपिसेंटर, लेकिन अगर आपसे उद्गम बिंदु पूछे जहां से भूकंप बना था, ये बी वाला पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है। आगे अभी शायद एक सवाल आ रखा है इसका, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। तो क्या चीजें समझ में आ गई? एपिसेंटर क्या होता है? सतह के ऊपर। ये पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर से यहाँ से भूकंप बना है। ठीक है। तो यहाँ से भूकंप बना है और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको महसूस नहीं होगा। ये भूकंपीय तरंगे ऐसे आएगी और यहाँ पे आपके सतह के ऊपर आके जैसे ही टकराएगी तो फिर ऊपर क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। तो ये जहाँ पे सबसे पहली बार सतह पे वाइब्रेशन होगा उस बिंदु को कहते हैं एपिसेंटर। और जहाँ से ये भूकंप बना था उसको बोला जाता है फोकस। फोकस को बहुत बार हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। ये वाला टर्म भी ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चे एपिसेंटर और हाइपोसेंटर को कंफ्यूज करते हैं, तो फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो एपिसेंटर होता है वो हमेशा फोकस के 90 डिग्री पे होता है। मतलब ये अगर पृथ्वी है और यहाँ पे फोकस बना है तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या बनेगा? एपिसेंटर बनता है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कथन वाले सवाल में आ जाए कि क्या फोकस और हाइपोसेंटर 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, तो बिल्कुल सही इस तरीके से ये यहाँ पे सतह बनेगा तो ये इसके क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एपिसेंटर। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है सतह। सतह पे सबसे पहली बार महसूस हमें एपिसेंटर वाले बिंदु पे होता है, जिसे हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ध्यान रखिए, अब यहाँ पे सतह नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? उद्गम बिंदु पूछा। और उद्गम बिंदु को हम क्या कहते हैं? ये हमारी अगर पृथ्वी थी, यहाँ से अगर भूकंप का उद्गम हुआ है, जिसको हमने पॉइंट बी बोला था, तो वो क्या था? फोकस था। और इसके 90 डिग्री पे क्या बनेगा? सतह पे जहाँ पे पहली बार भूकंप महसूस होगा उसको हम पॉइंट ए बोला था और इसको नाम दिया था एपी सेंटर। तो एपी सेंटर में तो ध्यान रखना सतह आएगा, फोकस के अंदर आएगा उद्गम बिंदु आएगा। ठीक है। उद्गम बिंदु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अवकेंद्र। फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकेंद्र। हाँ।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवकेंद्र। आप सबने सही जवाब दिया था, बहुत अच्छे। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा। अब देखिए, जितना अच्छा लेवल का एग्जाम देते हैं, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज की डेट में बहुत ऐसे कोई बेसिक एग्जाम होंगे जिसमें भूगोल का ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में जा रहे हो जहाँ पे भूगोल का अलग से एग्जाम हो रहा है, जैसे आप सीयूईटी पीजी वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ पे फिर आजकल कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले, कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इसमें ऐसा एक फैक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा है, गलत कथन अपन को निकालना है इसके अंदर। अब इसके अंदर सभी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, तो अब इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है। देखो, सबसे पहली बात तो कभी भी एग्जाम में जाओ, कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट आए ही, या सिर्फ यही, या मतलब इस टाइप के जो थोड़े बहुत ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, उन ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो वो लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन कभी भी ऐसे स्टेटमेंट में आए कि सिर्फ यही होता है, सिर्फ और सिर्फ यही, या ही आ गया, तो वो स्टेटमेंट थोड़े से फोकस वाले बन जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भूकंप जो उत्पन्न होता है उसकी ऊर्जा सबसे पहले कहाँ पे होती है, भ्रंश पे महसूस होती है। आपको याद हो तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी देखी थी। आप मुझे अभी वापस इसके अंदर अगर याद हो तो आप मुझे बताएंगे किसने दी थी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, कौन से विद्वान ने दी थी और कौन से साल में दी थी। आपने अभी तक बताया नहीं है, जो बहुत बुरी बात है, डिसअपॉइंटिंग बात है, ठीक है। तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में हमने देखा था कि ये थ्योरी किसके लिए थी, मेजरली अर्थक्वेक के लिए थी। और अर्थक्वेक कहाँ से उत्पन्न होता है, मेजरली, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, हमेशा के लिए नहीं। प्राय, इसमें देखो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, प्राय। तो ये प्राय वर्ड ध्यान रखना, मोस्टली कहाँ से निकलता है, भ्रंश से निकलता है। इसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं अपन, जैसे हमने देखा था कि ये सतह है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस बन गया, फोकस के एपिसेंटर कहाँ होगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा। ये फोकस ऐसे बन गया, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, एपिसेंटर आ गया। तो अब भ्रंश इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। ये क्या बन गया, फॉल्ट बन गया, ब्रंच बन गया। ब्रंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली बार जो भूकंप वगैरह सारा महसूस होगा, इस फॉल्ट के आसपास भी भूकंप महसूस होगा, ठीक है। एक यहाँ पे भी महसूस होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्रैक किस तरीके से पड़ा है। क्रैक इस तरीके से पड़ेगा ना, तो ये फिर यहाँ पे इस पूरी वाली लाइन पे क्या होगा, आपको भूकंप महसूस होगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये क्या हो जाएगा आपका फोकस, और फिर ये हो जाएगा एपिसेंटर। तो इसने ये स्टेटमेंट जो बोला, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा कि भूकंप जो होता है प्राय, ज्यादातर ध्यान रखना, दो चीजें होती है, एक होता है वलन और एक होता है भ्रंश। अब भूकंप जो होता है वो ज्यादातर भ्रंश के किनारों पे आता है, या भूकंपीय झटके जो होते हैं वो भ्रंश के किनारे पे मिलते हैं, वलन के किनारे पे नहीं मिलते हैं। तो ये भ्रंश वाली बात बिल्कुल सही बोली है इसने, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है, ही लिखा है, लेकिन इसने प्राय वर्ड भी लिखा है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, ये अच्छा सवाल था। इसको अगर आप ध्यान से देते, अगर इसने प्राय नहीं लिखा होता तो क्या हो जाता, ओनली कि सिर्फ और सिर्फ भ्रंश पे आते, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रंश पे आते, ये भी गलत बात है। ऐसा नहीं कि भ्रंश के अलावा और कहीं भी नहीं आते, ये भी गलत है। लेकिन इसने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्राय, ज़्यादातर, मोस्टली। तो ये ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, उस स्टेटमेंट को बहुत जनरल बना देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। कि हम जैसे किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को ये कहना होता है कि ये पढ़ता नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो ये गलत है। तो हम बोलेंगे ये मोस्टली नहीं पढ़ता है, कभी कभी पढ़ लेता है, तो वो स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, सही हो जाता है, वो बिल्कुल गलत कभी नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसने ही तो लिखा था, लेकिन इसने प्राय भी लिख दिया। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा पकड़ना था। अगला सवाल है, अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सीधी सी बात है, अधिकेंद्र क्या है, अधिकेंद्र हो गया आपका एपिसेंटर, और उद्गम केंद्र क्या हो गया आपका फोकस। और ये जैसे ये पृथ्वी है, ये फोकस है, तो सबसे नियर क्या होगा, इसका एपिसेंटर होगा। भाई फोकस से सबसे पहली बार वो कोशिश करेगा सतह पे पहुंचने की। अगर ये इधर भी आएगा तो ये इसके सबसे कम दूरी पे, इधर जाएगा तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो फोकस और एपिसेंटर जो होते हैं वो सबसे नियरेस्ट बिंदु होते हैं एक दूसरे के। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है। हमें क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन पूछा है, तो हमें असत्य कथन निकालना है। फिर आ गया, सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल से आते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। प्राकृतिक भूकंप पूछा है सबसे पहली बात तो इसने, ठीक है, नेचुरल अर्थक्वेक। तो ये तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के दिया है, यहाँ पे इसको भले ये नहीं भी लिखता तब भी चलता, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि प्राकृतिक भूकंप क्या होता है। अब स्टूडेंट ऐसे ही सोचने लग जाएगा, यार मुझे प्राकृतिक भूकंप का तो पता नहीं है, मैन मेड भूकंप का या जो भी है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना था, दुर्बलता मंडल हमने देखा था, दुर्बलता मंडल को क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। अब एस्थेनोस्फीयर में ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं, एस्थेनोस्फीयर में आते हैं। अब देखो, इसने एक ऐसा अलग सा वर्ड यूज कर दिया जो आपको गौर करना चाहिए था। सभी, सभी फिर बोल दिया, मतलब फिर उसने एक बहुत जनरल लॉ बना दिया, और लॉ बना दिया मतलब वो बिल्कुल सही, जरूरी नहीं कि सभी का सभी। अगर इसने ये लिख दिया होता प्राय, तो फिर भी शायद स्टेटमेंट सही होता, फिर भी होता तो नहीं, बट स्टिल थोड़ी बहुत चांसेस होते। लेकिन सभी लिखते ही आप क्या चले जाते हो, बिल्कुल एक पक्ष के किनारे पे चले जाते हो, बस यही होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे जितने भी स्टेटमेंट हो एग्जाम में, उनको हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ा करो, मोस्टली यही आंसर निकलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में नहीं आते। यहाँ भूकंप की जगह अगर वो ज्वालामुखी लिखता तो शायद सही हो जाता, लेकिन फिर भी वो सभी नहीं लिख सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। और एक बार हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑप्शन, भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। सीधी सी बात है, हमने कहा था उद्गम केंद्र को तो बोला जाता है हिंदी में फोकस, और अवकेंद्र को हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोसेंटर। तो ये दोनों टर्म भी ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज होती है, और इसके विपरीत एक चीज होती है एपीसेंटर। ये नाम इंग्लिश में तो याद हो जाते हैं, हिंदी में थोड़े अवकेंद्र, अधिकेंद्र, ये हिंदी में मैं खुद भी कंफ्यूज रहता हूँ, तो मैं खुद भी इंग्लिश में ध्यान रखना हूँ। तो ध्यान रखना, फोकस हाइपोसेंटर एक ही चीज़ है, एपिसेंटर अलग चीज़ है। तो आई होप ये वाला पूरा 4 ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर चारों समझ में आ गए क्वेश्चन, तो हमारा जो डिटेल एनालिसिस का जो मकसद है वो शायद पूरा होता है, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस यही था, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन आई होप समझ में आ गए होंगे। इससे पिछली जो क्लास थी 20 जुलाई की, वो जरूर देखिएगा, उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, आई होप वो आपके लिए नहीं होगी, तो जरूर देखना। ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ये, जिसमें शायद आपको ज़्यादातर चीज़ें आ रही होगी, लेकिन अगर आपको एक भी नई चीज़ मिलती है तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर दिन की आपको एक नई चीज़ मिल रही है, मतलब अगर आपने बहुत ध्यान से 365 दिन भी फॉलो कर दिया, तो आप
365 नई चीज़ें निकाल सकते हो। और आज की डेट में नई चीज़ें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो उसको वापस बैक करके, वीडियो का फायदा यही होता है कि आप वापस सुन सकते हो। तो सिस्मोग्राम नहीं समझ में आया तो 2 बार सुनो, नहीं समझ में आ जाएगा, 2-3 बार सुनोगे तो पक्का आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो आप वापस मैसेज करिए, मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ही हम कल मिलेंगे नए 4 सवालों के साथ, नया डिटेल एक्सप्लेनेशन, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट एक नई चीज़ ज़रूर मिलेगी उस वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।